खेती किसानी से जुड़ी हर खबर के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें किसान टाइम्स। किसान टाइम्स के समस्त दर्शकों को मेरा डॉक्टर शालिनी कोसले का नमस्कार। किसान टाइम्स की पहल है किसानों को आर्थिक सशक्तिकरण की ओर अग्रसर करने के लिए खेती किसानी से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पे हम चर्चा करते हैं। जैसा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम पूरे राज्य में, पूरे देश में जैविक खेती को प्रोत्साहित कर सकें, तो आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं छत्तीसगढ़ के अचानकपुर ग्राम में एक उन्नत कृषक से, जिन्होंने न केवल एक धान की वैरायटी को बचाया है, उसको संरक्षित किया है, साथ ही वो जैविक खेती करके उनने पूरे राज्य में, पूरे देश में उनने नाम कमाया है। छत्तीसगढ़ राज्य में उन्हें खूबचंद बघेल सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। इस तरह के उन्हें अनेकों राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पे सम्मानित किया गया है। तो आइए मिलते हैं हमारे उन्नत कृषक श्री रोहित कुमार साहू जी से। सर, आपका किसान टाइम्स के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, हम जानना चाहेंगे कि ये जैविक खेती आप कब से और क्यों कर रहे हैं, और हमारे दर्शक इसे किस प्रकार से खुद भी कर सकते हैं। किसान टाइम्स चैनल के सभी मित्रों को सादर नमस्कार। जैविक खेती जो है मानव समाज के लिए, प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए सारे दृष्टिकोण से बहुत ही बेहतर है। और इसमें दो चार लोग करें, इसमें उचित बात नहीं है। आज के जो बीमारी, पर्यावरण प्रदूषण और सारे जो नाना प्रकार के नया जो बीमारी जो फैल रहा है, अभी जो क्या माहौल चल रहा है कोरोना के, ये सबको पता है। तो उसमें इम्यूनिटी पावर बढ़ाना है तो प्राकृतिक खेती से उत्पन्न अनाज, फल, फूल, उसमें ही ज़्यादा इम्यूनिटी पावर ज़्यादा पाया जाता है और किसी तरह से बीमारी से लड़ने का जो क्षमता है, तो जैविक प्राकृतिक खेती से उत्पन्न अनाज के द्वारा ही संभव है। अभी जैसे मेरे उम्र माने 48 वर्ष चल रहा है और मैं जो खेती करना चालू किया तो साथ साथ पढ़ाई चल रहा था और पढ़ाई करते करते खेती काम देखता था। बाद में मैं पूर्ण खेती की तरफ, दूसरे कोई जॉब नहीं और ये सब हमको मतलब भटके नहीं अपन, तो अपन सीधे हमको लगा कि हमारे ऊपर खेती में कोई बोलने वाला नहीं होता। नौकरी करो तो उसके ऊपर फिर ऑफिसर होते हैं, फिर वो आदेश करेंगे, फिर मतलब आप किसी की दायरे में बंद के नहीं रहोगे। और जब हमने खेती प्रारंभ किया था उस समय बीच के दौर में जो घाटे का चला वो भी नहीं हो रहा था, एक प्रॉफिट का वो था, काम था। तो बाद में हुआ ये कि यूरिया, डीएपी, पोटाश जो चले आ रहा था, अब उसको हमने भी आगे बढ़ाया। हम जब आगे बढ़ाए तो हुआ क्या, लगातार यूरिया, डीएपी, पोटाश डालने से हमारे धरती माँ का मिट्टी हास होने लगा, मतलब मृत प्राय से होने लगा। मिट्टी जो है मृत प्राय से होने लगा और वो कठोर होने लगा। उससे क्या है, आप उसके बाद धीरे धीरे आप कितना भी यूरिया, डीएपी, पोटाश डालते रहो, आपके उत्पादन कम होते चले जाएगा। एक दिन जाके जमीन बंजर होना तय। माने हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उसको हम क्या देके जाएंगे। हमको जब जमीन हमारे जो बाप दादा से जब मिला तो बहुत उपजाऊ था, हमने क्या किया, ये केमिकल फर्टिलाइजर डाल के आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या बचा रहे हैं, कुछ नहीं बचा रहे हैं। ऊपर से जो लगातार हम यूरिया, डीएपी, पोटाश डाल रहे हैं उससे जमीन हार्डनेस पत्थर जैसा होते जा रहा है। तो पत्थर जैसे होते जा रहा है तो उसमें पौधों का, उसका जड़ का विकास नहीं हो रहा। जड़ जो फैलना चाहिए, मिट्टी जब पोला होता है वो नहीं हो पा रहा है। तो इससे ना हमारे उत्पादन क्षमता धीरे धीरे प्रतिदिन कम हो रहा है और हम घाटा की खेती की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब यह जो बोल रहा हूं वो सारे किसान भाई भी इस बात को अनुभव करते होंगे। तो सारे दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए प्रकृति, पर्यावरण, धरती माँ के स्वास्थ्य, लोक समाज के स्वास्थ्य, अपने खाने के लिए सबको ध्यान में रखते हुए सबसे बेहतर विकल्प जैविक खेती, प्राकृतिक खेती।
अब प्राकृतिक खेती कई तरह से होते हैं, इसमें भी बहुत से माने इसके भी जानकार या इसके भी गुरुजन बहुत से आ चुके हैं। हम जो करते हैं वो गौ आधारित प्राकृतिक खेती। वो गौ आधारित प्राकृतिक खेती हम इसलिए हमको ठीक लगता है कि गौ माता का संबंध और धरती माता का संबंध और किसान का, ये तीनों का चक्र आज नहीं कई युगों युगांतर से चला आ रहा है। वह इस प्रकार कि धरती माँ का जो अपशिष्ट पदार्थ है, धरती माँ से अपशिष्ट पदार्थ का तात्पर्य ये है कि धान का पैरा पुआल हो या गेहूं का कुट्टी हो या चने का छिलका हो, जो भी अपशिष्ट पदार्थ अपन धरती में उत्पादन होता है उसके बाद जो निकलता है वो कौन खाता है? गौ माता। अब गौ माता को हम अलग से कोई विशेष स्पेशल उसका वो नहीं है, उसको आवश्यकता नहीं है, जो अपशिष्ट है वो खा रहा है। अब धरती माँ भी उनको स्पेशल नहीं चाहिए, वो गौ माता का जो गौ मूत्र गोबर है उनको धरती माँ को चाहिए। और बीच में हम इस चक्र को चलाने वाला हम किसान है, हम सब किसान भाई है। तो ये जो मेथड है वो युगों युगांतर से आ रहा है, आज का नहीं है। खाली हमने लगभग एक तरह से भूल सा गया था कि ये काम जो है शॉर्टकट रेडीमेड के जमाना में और जहर फर्टिलाइजर को ज्यादा अपना के इसको एक तरह से भूल गए। अभी मैं विगत सन 2013 से कर रहा हूं और 2013 से मैं खाली किसी की सुनी सुनाई बात आपको नहीं बोल रहा हूं। मैं जो कर रहा हूं, मैंने जो किया है वो बात आपके सामने मैं बोल रहा हूं। जैसे डीएपी की बात है तो डीएपी की जगह में प्राम खाद बनाया जाता है, जीवामृत बनाया जाता है, घन जीवामृत बनाया जाता है, ये बराबर उसके ऑप्शन में काम करता है। अब पोटास की बात करते हैं तो पोटास में जो बेल का पत्ती है, बेल का फल है, इससे रसायन माने उससे तत्व तैयार होता है, उसका जो भी है थोड़ा सा सिस्टम है, ज्यादा बताऊंगा तो यहाँ पर लंबा हो जाएगा। तो वो पोटास का उससे काम करता है। और यूरिया का एकदम सस्ता और सरल विकल्प है जो विगत में कई वर्षों से और कई वर्षों के मतलब अभी धान का सीजन है, आज का तारीख जो बता रहा हूं कि 24/8/2020 है, माने 24 अगस्त 2020 है। तो अभी धान का सीजन और धान का फसल चल रहा है। अब उसमें जो आपका नत्रजन वाले समस्या है, जो आपको भारत सरकार से या जो यूरिया के नाम से जो मार्केट में 50 किलो का बैग मिलता है, इसको आपको खरीदने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। एक बात और बता दो, हमारे साथ कोसले मैडम जी है जो बताया कि आगे चल के आपका यूरिया है ये पूरी तरह बैन होना तय है, क्योंकि सरकार इसमें काफी ज्यादा सब्सिडी मतलब ले रही है। तो ऐसा मैडम का कहना है और सच भी है उसका कहना। बहुत सालों से मैं भी सुन रहा हूं, लेकिन आगे कहीं बंद हो गया। तो किसान भाई इस प्रकार के अपनावे। मैं आपको डराने के लिए किसी प्रकार नहीं बोल रहा हूं, जो होने का संभावना है ये वही बात है, और जो अपना रहा हूं वही बात मैं आपके सामने तक मैं रख रहा हूं। तो जैसे 10 दिन का पौधा है, 10 दिन का पौधा, तो गौ मूत्र जो है, गौ माता जहां बंधाती है वहां पर गौ मूत्र संग्रह स्थल का निर्माण करे, मैंने किया हुआ है। वो संग्रह स्थल से आपको जो गौ मूत्र जो प्राप्त हो रहा है, तो वो गौ मूत्र को क्या करेंगे, उसमें जैसे आप वनस्पति डाल दिए, वनस्पति में नीम है, करंज है, कनेर है, धतुरा है, सीताफल है, अभी तक के वही बनाते थे मैडम, हम अभी तक वही बनाते थे। लेकिन हमने इस बार परिवर्तन किया हुआ है। वो परिवर्तन ये किया है, जब महामारी कोरोना का जब विकराल रूप अपना जुलाई महीना में, जब जुलाई के पहले या जून जुलाई में जब आया, तो वो बात तो हम पहले से जानते थे कि अड़ूसा नाम के हमारे पास जो पौधा रखे हैं घर में, हम पहले से लगा के रखे हैं। गिलोय हम पहले से लगा के रखे हैं। तुलसी तो आपके सामने है, आप बैठे हुए पीछे में तुलसी है। तो ये हमको बाहर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ा लॉकडाउन पीरियड में। हम अपने ही घर से ये सारे जो वनस्पति है उसकी पत्तियां से हम काढ़ा बनाए। और
कहाँ से आके कहाँ भटका होगा हमें पता नहीं। हम तो उस पीरियड में सारे लोग पी रहे थे, हम अपने घर में बना के हम पी रहे थे, अपने हमारे परिवारजन के साथ पी रहे थे, तो बड़ा हम स्वस्थ थे, बहुत ताजगी महसूस किए। तो हमारे दिमाग में गया कि इस बार खेती में हम जो गौमूत्र कीट नियंत्रक बनाते हैं उसमें अड़ूसा और गिलोय का ही पत्ते हम उपयोग करेंगे, और हमने किया भी है। उसका हम जो रिजल्ट है वो हम आने वाला समय में आपको बताएंगे। जब वो बड़े से बड़े खतरनाक बीमारी को उसके जब काढ़ा बना के जब हम पीते हैं और वो दूर दूर तक आता नहीं है, तो इसी प्रकार मेरा दावा है, अभी तो दावा है, मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूं लेकिन दावा है, किसी भी प्रकार के बैक्टीरियल या बैक्टीरिया संबंधित धान या पौधों में जो बीमारी जो आता है, पक्का है कि ये जो हम अड़ूसा, गिलोय, ये सब जो अपन जो पेस्ट बना के गौमूत्र में जो डाल रहे हैं या गौमूत्र में सड़ा के उसको निर्माण कर रहे हैं, इससे कीट नियंत्रक तो जाएगा ही जाएगा, इसमें फंगस वाले जितने भी रोग व्याधि वो भी सब चला जाएगा, ऐसा मेरा अभी मानना है मैडम। अभी 100% मैं इसमें वो नहीं कर रहा हूं 100% कि ऐसा होगा, लेकिन 99% वो ठीक होने का संभावना है। तो ये निर्माण का जो रिजल्ट है हम आने वाले समय बता देंगे। लेकिन आपको बता दो कि गौमूत्र जो जमीन में जो जमीन वाला जो गाय माता जो है, गौ माता जो बंधी है, वहां से जो रात की जो उसका यूरिन जो संग्रह स्थल वहां जाता है, वो वाले नॉर्मल गौमूत्र हम आपको किसी प्रकार ज्यादा मेहनत करने की बात भी नहीं बोल रहे हैं ना, ये एक बार निर्माण करना है, बार बार नहीं करना है। उस गड्ढे में जो भरते जाएगा उस गौमूत्र को आप 1 एकड़ फसल पर 1 एकड़ कम से कम मैंने जो किया है धान, गेहूं, सरसों, सूरजमुखी और मक्का की बात है, यहां तक की बात है, तो ये सारे फसल में हुआ, मतलब बाकी फसलों में भी वही सेम काम करेगा, लेकिन ये इतना जो बताया वो फसल में कन्फर्म काम कर चुका है। 10 दिन का आपका पौधा है तो आप 1 लीटर गौमूत्र जो नेस्पेक स्पेयर आता है 15 लीटर वाला, उसमें 1 लीटर आप गौमूत्र डालेंगे और 14 लीटर पानी रहेगा। इसी प्रकार 1 एकड़ में आप 10 लीटर डालेंगे तो आपको टोटल कितना लगा, 10 लीटर गौमूत्र। 10 लीटर गौमूत्र ये प्राकृतिक वाला नत्रजन हुआ, प्राकृतिक वाला यूरिया हुआ ना, किसी प्रकार केमिकल फर्टिलाइजर नहीं है। लेकिन आपका जो यूरिया करके मार्केट में जो आता है सेवा सहकारी समिति या भारत सरकार के द्वारा जो यूरिया करके जो बेचा जाता है, उसके टक्कर में काम करता है। मतलब ये मेरा 3 साल का अनुभव जो आपके पास बता रहा हूं ये बात, वो मैंने फसल में डाला है। तो ये हुआ 10 दिन की फसल में, लेकिन आप 20 दिन की फसल में डालना चाहेंगे, यूरिया समझ के डालना चाहेंगे, केमिकल यूरिया समझ के डालना चाहेंगे, उसके टक्कर के काम करे करके डालना चाहेंगे, तो आप 20 लीटर का उपयोग करेंगे 20 दिन के पौधा में, और 30 दिन के पौधा में आप 30 लीटर उपयोग करेंगे, और 40 दिन के पौधा में 40 दिन या उससे ऊपर तक आप 4 लीटर उपयोग करेंगे। इतना ही मैं उपयोग किया हूं मैडम, मैं इतना ही उपयोग किया हूं कि जनरली हम अभी 120 दिन की धान की मतलब पौधा तैयार किए हैं, खेत में डाले हैं जी। तो उसमें क्या होगा, 50 से 70 दिन के आसपास जो यूरिया डालने, नत्रजन डालने वाला जो कार्य है वही करना पड़ेगा। तो ये जो है 50 किलो आप जैसे यूरिया 1 एकड़ में हमें खाद देना है करके धान में डालते हो, तो वो ना डाल के आप इस प्रकार के डालें। लेकिन पौधे की उम्र को ये डालने के पहले बिल्कुल याद रखें, आप 30 दिन की उम्र के पौधा में डाल रहे हो और आपको केमिकल नत्रजन के रूप में काम करे ऐसा समझ के डाल रहे हो, तो ये बात बिल्कुल दिमाग में गांठ बांध के रख लेना कि 30 दिन के पौधा है तो हमें 3 लीटर से अधिक नहीं डालना है। 3 लीटर मतलब 1 स्पेयर में 3 लीटर और 10 स्पेयर में 30 लीटर। तो 30 लीटर जो आपका गौमूत्र है वो 30 किलो यूरिया के टक्कर में काम करता है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और 3 साल का अनुभव, ये वाले काम 3 साल का, जैविक खेती 6-7 साल से कर रहा हूं, लेकिन ये 3 साल का अनुभव है और इससे मैं एकदम संतुष्ट हूं, कन्फर्म हूं
कल भारत सरकार यदि यूरिया फैक्ट्री बंद कर देती है तो आपसे मेरा दावा है, आप इस प्रकार के तैयार रहेंगे तो आपको कहीं यूरिया के लिए भटकने की जरूरत, पैसा खर्चा करने की जरूरत, माथा और सर पीटने की जरूरत नहीं है। आप इनके लिए तैयार रहे। और यूरिया के ऑप्शन में ये जो बात बोल रहा हूं वो 100% सही है। मैं 2 जगह गौमूत्र संग्रह स्थल बना के अपने घर में रखा हूं, मैं स्वयं उपयोग करता हूं, अन्य किसान मित्रों को भी निःशुल्क बांटता हूं। लेकिन आगे जब इसका मूल्य होने लगेगा तो हमें पैसे के बारे में नहीं बोलना है, पैसा अपने आप उसमें उस दिन मिलना लगेगा। अभी तो हम सेवा समझ के फ्री में हम गौमूत्र देते हैं। हम लोग वर्ष में एक बार देसी बीज के ऊपर, मैं और मेरे छत्तीसगढ़ में जो भी उससे संबंधित साथी है, जैसे श्री गजन चंद्राकर जी, एसपी साहू जी और थनेन्द्र साहू जी, इस प्रकार से और अलग अलग जिले से हमारे साथी हैं। तो जहां सब मिलके स्थान तय किया जाता है वहां पर हम लोग उसका आयोजन करते हैं। और उस दिन जो ग्रीन राइस वाला, ये जो आपके पास में राइस पकड़ा हूँ, ये वाला वैरायटी का सीड मतलब बीज जो है, मैं 1 किलो जो भी किसान भाई, उसका जो उत्साही किसान है जो आगे उसकी उत्पादन करना चाहता है, उसको 1 किलो बीज बढ़ाने के उद्देश्य से मैं उनको निःशुल्क देता हूँ जिस दिन हमारा देसी बीज का सेमिनार होता है। उसके अलावा उस प्रोग्राम में अनेक प्रकार के हमारे साथियों द्वारा देसी बीज का प्रदर्शन किया जाता है, विक्रय किया जाता है। एक जो मूल्य है वो निर्धारण है, उसके हिसाब से वो लोग विक्रय करते हैं। उस बोलने का अर्थ ये है कि आपको कोई भी ऐसा वैरायटी चाहिए कि जो मिल नहीं रहा है तत्काल में भी, तो उस दिन वहां पर उपलब्ध हो जाता है। जो छत्तीसगढ़ का जितना सुगंधित वैरायटी है ना, नगरी दुबराज से लेकर के आप जितना भी विष्णुभोग, राम जीरा, जवा फूल, तिल कस्तूरी, अनेक प्रकार के मतलब वहां पर उपलब्ध हो जाता है। और इसमें एक बात जोड़ दूं, प्राकृतिक खेती करना है तो प्राकृतिक खेती में हमको देसी बीज को ही अपनाना पड़ेगा। ये आप बिल्कुल ये बात बिल्कुल आप नोट कर लेवे। वह इसलिए कि जितना भी देसी बीज है उसके जो अनुवांशिक गुण है, उसके दादा परदादा कभी यूरिया डीएपी उस बीज का जानते नहीं थे। तो आज भी उनका अनुवांशिक गुण यह है कि आप यूरिया डीएपी पोटाश नहीं देंगे, खाली गौमूत्र गोबर से वो हो जाता है। ये जरूर है कि आपके अधिक उत्पादन वाले जो बीज है उसके टक्कर में उसके उत्पादन नहीं है, लेकिन खर्चा भी उसमें नहीं है। आपको मतलब उसको यूरिया डीएपी पोटाश की आवश्यकता नहीं है और गौमूत्र गोबर के माध्यम से, इन बीजों के माध्यम से अच्छा से खेती किया जा सकता है। ये है तो देसी बीज हमारा जो संरक्षित करके रखे हैं वो इन प्लाटों में ऐसे पूरा लगा हुआ है। अभी जो जहाँ मैं खड़ा हूँ ये काली कमोट नाम के धान का देसी प्रजाति का वैरायटी है। ऊंचाई जो है वो 8 फीट होता है। इस पौधे का ऊंचाई 8 फीट, मतलब आपके कोई अत्यधिक पानी वाला एरिया है, जल भराव वाले क्षेत्र है, वहाँ पर ऐसे धानों का उपयोग किया जाता है। जहाँ पर करगा है जी, मतलब करगा का अभी तक, जैसे हम लोग तो प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं और करते भी हैं, लेकिन जो भाई केमिकल खेती करते हैं तो केमिकल खेती वाले में भी करगा का आज तक कोई वीडिसाइड नहीं आया है, ना आ नहीं सकता, क्योंकि ये धान का ही प्रजाति रहता है, जंगली पौधा। तो उसके लिए करगा निकालने वाले खेतों के लिए, करगा वाले जहाँ जहाँ परेशान है उस क्षेत्र के लिए ये वैरायटी काम आता है। तो इसी प्रकार से अलग अलग गुणधर्म बहुत से धान के वैरायटी में मेडिसिनल गुणधर्म समाहित है। ये आप इस तरफ जो आगे बढ़ते चले जाएंगे तो हम संरक्षित करके जो रखे हैं वो सारे वैरायटी आपको अलग अलग, लेकिन आपको पता कब पड़ेगा जब धान निकलेगा और हाइट आएगा। जब हम बोर्ड लगा के रखे होते तो आप क्लियर हो जाते, लेकिन जब हाइट ऊपर आएगा तो आप हर वैरायटी का एक अलग अलग गुणधर्म देखेंगे, सब अपना लहलाते रहेगा। प्राकृतिक खेती में किसी तरह रोग व्याधि कीटग्रस्त ऐसा नहीं होता, शुरू से ही उस प्रकार के आप उसका उपचार और उसी प्रकार के आप खेती प्राकृतिक रूप से करते रहो, तो इस प्रकार पाया जाता है। तो यही संदेश है किसान भाइयों को, और सब जो है संसार में सुखी रहे, खुश रहे,
प्राकृतिक अनाज उत्पादन करे, स्वयं खावे, लोगों को खिलावे, गौ माता की सेवा करे। जय भारत, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। तो किसान भाइयों, आज आपने जाना साहू जी से कि जैविक खेती कितनी सरल है और कितनी सरलता से बिना अधिक लागत के या कोई अन्य खर्चा किए आप घरेलू चीजों से सिर्फ गौमूत्र और गोबर से उत्पादन कर सकते हैं, अपनी आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं। इसके साथ साहू जी प्रशिक्षण भी प्रदान करते हैं जैविक खेती के लिए, और जैविक खेती वे बताते हैं कि आपको अच्छे परिणाम चाहिए तो उसके लिए आप जैविक और आपके जो प्राकृतिक बीज हैं, जो देसी बीज हैं, उनका उपयोग करें। हमारा छत्तीसगढ़ बहुत ही प्रसिद्ध है खुशबू वाले और अच्छी उन्नत किस्मों के बारे में। यहाँ पे एक बहुत अच्छी वैरायटी हमारे यहाँ धान की मिलती है, तो उसी तरह की देसी धान की वैरायटियों जिनको सर में विवरण दिया, इन सभी के बीज वे उपलब्ध भी कराते हैं और जैविक खेती की ट्रेनिंग भी देते हैं। तो जो भी किसान इच्छुक हैं वो जैविक खेती करना चाहते हैं और इन प्रचलित और अच्छी किस्मों का उत्पादन करना चाहते हैं तो वे जरूर इनसे संपर्क करें किसान टाइम्स के माध्यम से, या स्वयं आप साहू जी से संपर्क करके जैविक खेती सीख सकते हैं। इसके साथ आज का ये कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।